नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं। ख़ास इसलिए कि उन्होंने जब पहला चुनाव लड़ा तो बहुत बड़े व्यक्ति को हराया और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे थे और उसके बाद अचानक से उनका नाम 1.5-2 साल से जो एक चर्चा में था मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, उनका नाम सामने आता है और वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हो जाते हैं, सभी को चौंकाते हुए। बेहद हंसमुख है, बहुत सामान्य तरीके से जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। राजेश जी, पिछले अगर हम 2023 के चुनाव की चर्चा करें, आपने सोचा था कि विधायकी का टिकट मिल जाएगा और फिर आप मंत्री तक पहुंच जाएंगे? देखिए, टिकट तो उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मिल ही जाएगा। लेकिन ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा कि टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतेंगे, ऐसा विश्वास था। बहुत कठिन चुनाव था और डिप्टी सीएम को आपने वहाँ पर हराया है। कहा जाता है कभी आप उनके सहयोगी भी रहा करते थे। कैसे ये चुनाव आपने जीता? कैसे यहाँ तक इतना बड़ा जो सरगुजा या कहा जाए अंबिकापुर को भाजपा भेद नहीं पाई थी अभी तक? देखिए, पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जनता के साथ काफ़ी संघर्ष किया। हमेशा जनता की मांगों के लिए जनता के बीच में रहना, संघर्ष करना, ये भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलता रहा और उसी का परिणाम है। आप देखिए, 2003 से 2018 तक हम 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, लेकिन इस चुनाव में 54 सीट मिली। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो संघर्ष किया, ये उसी का परिणाम। आप सरगुजा से आते हैं और क्या आपको वजहें समझ में आती हैं कि अंबिकापुर की जनता ने आपको चुना? वहाँ पर कौन सी, अगर 2-4 ऐसे पॉइंट्स मैं पूछूं जिसकी वजह से आपको लगता है हाँ आपको वहाँ पर जीत मिली? देखिए, अंबिकापुर शहर जो है, लगभग 45% वोटर हमारे शहर के हैं। अधिकांशतः वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में शुरू से रहे। कभी एक आध बार थोड़ा माइनस रहा होगा। लखनपुर उदयपुर क्षेत्र जरूर कांग्रेस के पक्ष में रहता था। चूँकि मैं लखनपुर क्षेत्र का था और लखनपुर उदयपुर क्षेत्र हम लोग का पारिवारिक कार्य क्षेत्र रहा और हमेशा उस क्षेत्र की जनता के बीच में निरंतर मेरा प्रवास होता रहा, उनके सुख में, दुख में, हर चीज़ में। वैसे भी तो एक बहुत बड़ा कारण बना कि मैं उनके बीच का आदमी था और सब ने मिलजुल कर खूब आशीर्वाद दिया। अंबिकापुर की जनता ने भी पिछले तीनों चुनाव के बजाय इस चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिया और जनता जनार्दन का जो भरपूर आशीर्वाद मिला और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, ये उसी का परिणाम। चुनाव प्रचार में हमने देखा भी था कि आप और टी.एस. सिंहदेव आमने सामने हुए तो आपने उनका भी आशीर्वाद लिया। ये तो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। ये हम लोग नामांकन जिस दिन भरने गए थे जी, तो पहले से वहाँ थे। तो ये हमारे पारिवारिक संस्कार है कि कोई भी हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कोई भी हमारे बड़े बुजुर्गों को मिले। चूँकि वहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया, वैसे जो भी मिलते गए सभी से आशीर्वाद लेते हुए गया था। ये एक जीतने के बाद से अब तक क्या उनसे कोई बातचीत, कोई सलाह मशवरा या ऐसा कुछ बातचीत होती है आपकी टी.एस. हाँ, सिंहदेव? फ़ोन में लगातार बातचीत होती रहती है और उनके यहाँ बीच में उनकी वाइफ का निधन हुआ था, उसमें भी मैं दाह संस्कार में भी गया था और लगातार बातचीत होती रहती है। 1.5 साल हो गए। आपको क्या लगा कि ऐसे क्या क्या आपने काम किया कि मंत्रिमंडल को लेके जो चर्चा चल रही थी कि पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा विष्णुदेव साय जी का, उसमें कई सारे बड़े बड़े नाम आ रहे थे, फिर कट जाते थे। आपने जो एंट्री मारी, कई बड़े नाम उस जगह के लिए थे, तो ये एंट्री कैसे हुई आपकी? तो आपको कैसे पता चला? देखिए, मैं तो पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और जब से पार्टी में हूँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या जिला का नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व, जो भी दायित्व या कार्य हम लोग को दिया गया,
हम लोग पूरे मन से उस काम को किए। विधायक बनने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा या हमारे पार्टी के द्वारा जो भी हमको कार्य बताया गया, बड़े अच्छे से उनको हमने किया और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आशीर्वाद स्वरूप राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अवसर मेरे को दिया है। पोर्टफोलियो आपको टूरिज़्म का मिला हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि काफ़ी काम करने के स्कोप भी है और काफ़ी संभावनाएं भी हैं। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ खुद बहुत सारी ऐसी अनटच्ड चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़ने का कुछ खाका जैसा तैयार किया जा सकता है? देखिए, हमारा सरगुजा और बस्तर टूरिज्म के क्षेत्र से तो इनमें बहुत अपार संभावनाएं, मध्य में भी हैं, लेकिन दो जगह बहुत अपार संभावनाएं हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का इस ओर विशेष ध्यान है। और टूरिज्म खाली एक घूमने फिरने की नहीं है, आज क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार सृजन के लिए टूरिज्म सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं तो भरसक कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक टूरिज्म के क्षेत्र में बस्तर की ओर ज़्यादा ध्यान रहता था, चाहे किसी की भी ओर है। सरगुजा में भी बस्तर से कम संभावना नहीं है, उससे भी ज़्यादा संभावना है। अब चूँकि भाई सरगुजा से हूँ तो पूरा ध्यान विशेष रूप से सरगुजा के लिए रहेगा। हालांकि मेरे लिए चूँकि मंत्री के रूप में काम करना है तो सभी बराबर हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सरगुजा का हूँ तो सरगुजा के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर और बस्तर के लिए, मध्य क्षेत्र के लिए भी काम करेंगे। सरगुजा का जिक्र आपने किया और सरगुजा में बरसों से बल्कि दशकों से मुझे लगता है कि कुछ डिमांड्स हैं जो वहाँ के लोगों को लगता है कि हाँ पूरी होनी चाहिए। अब आप मंत्री बने तो बहुत उम्मीदें भी हैं शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। क्या इस ओर भी कुछ आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा की गई थी, लेकिन 109 करोड़ रुपए की कमी की वजह से पिछले 3-4 सालों से उसका कार्य बंद था। अभी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बने। मैं पहली मांग यही रखा था कि हमारा मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट करवा दिया जाए और बड़े सहृदयता से वो 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई। अभी प्रोसेस में, मतलब 1-आध महीने के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा। आने वाले समय में हमारा मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी स्वीकृति सरगुजा को मिली है। तो मेरे को लग रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। धर्मस्व भी आपके पास है और एक छत्तीसगढ़, बल्कि कहा जाए सरगुजा से क्योंकि आप आते हैं इसलिए स्पेसिफिक सवाल ये कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनी हुई है और बार बार इशू क्रिएट होता है। इससे निपटने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, अभी आपने पिछले महीने सुना होगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण का बयान आया है कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून हम लाएंगे। तो सरकार का पूरा ध्यान है और हम बड़े कड़े कदम उठाएंगे। जो भी लोभ लालच में धर्मांतरण हो रहे थे उनको रोकेंगे और जितने कड़े से कड़े कानून हो सके उनको लाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो ट्राइबल्स हैं, अज्ञानतावश भी मतांतरण कर रहे थे, लोभ लालच, हम उनको भी, उनके देव स्थानों को, गुड़ी स्थानों को, जो भी उनकी धार्मिक मान्यताएं के स्थान हैं, उनको हम विकसित करेंगे और उसके माध्यम से भी हम धर्मांतरण को रोकने की कोशिश करेंगे। अभी आप सरगुजा गए हुए थे, शपथ लेने के बाद हमने देखा है स्कूटर पे आप कहीं दर्शन करने निकल गए, तो क्या आमतौर पे स्कूटर पे ही घूमते हैं? हाँ, लखनपुर रहता हूँ, छोटा गांव है। मंदिर हमेशा स्कूटी से ही जाता हूँ। उस दिन भी स्कूटी से गया, किसी ने वीडियो बना लिया। अदरवाइज जो मेरे रोज़ का रूटीन में है वो, मैंने करीब करीब कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में 2-3 दिन ज़रूर मंदिर जाऊँ। पहले रेगुलर था,
सप्ताह पूरा जाता था। धीरे अभी भी 2-3 दिन जरूर जाता हूँ। हम आपकी वेशभूषा भी देखते हैं कि आमतौर पे जब कोई नेता बन जाता है तो कुर्ता पजामा और नेताओं वाली भेष में आ जाता है, पर आप अभी भी उसी शर्ट पैंट और उसी अंदाज में घूमते हैं। क्या कुछ बदलाव होगा या उसी अंदाज में चलेंगे? नहीं, ये बदलाव नहीं होगा। मेरे को यही अच्छा लगता है, तो यही रहेगा। आपने ये बताया नहीं कि मंत्री आपको बनने की सूचना कहाँ से मिली, क्या आपकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी? थोड़ा सा वो शेयर करिए हमारे साथ। देखिए, लगातार अभी कुछ समय से मीडिया के माध्यम से मेरा नाम आया था, तो निश्चित रूप से भाई सभी को उम्मीद तो रहती ही है, हम लोग भी। लेकिन चूंकि जब तक एथेंटिक जानकारी ना मिले, बस टकटकी निगाह लगाए हुए थे। एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर बुलाया और उन्होंने जानकारी दी कि कल आपको शपथ लेना है। पार्टी के सीनियर्स, मतलब कई लोगों का जिनका नाम भी दौड़ में चल रहा था, आता था हटता था, उनसे भी बधाइयाँ मिली आपको? हाँ, सभी ने खुले मन से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। टिकट के दौरान भी बहुत सी बातें आई। मुझे कभी नहीं लगा कि हमारे किसी वरिष्ठ ने मैंने ऐसा कोई निराशा वाली काम किया हो। और मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलने के बाद हमारे सभी वरिष्ठों का मुझे आशीर्वाद मिला। सभी ने मुझे बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री जी से भी फिर आप लोगों की मुलाकात हुई, कुछ खास निर्देश उनकी तरफ से मिला कि कैसे क्या करना है? नहीं, उस समय हम लोग शपथ के बाद मैं मंदिर गया था। मंदिर से आया तो पता चला कि सीएम साहब पास जाना है, तो मैं सीधे हाउस में आया। वहीं मुख्यमंत्री जी को जाना था सूरजपुर एक कार्यक्रम में जी। तो पता चला कि हेलीकॉप्टर, मौसम कुछ खराब हो मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से मेरे को भेज दिया और मैं तुरंत सूरजपुर के लिए रवाना हो गया था। तो ये पहला आशीर्वाद भी आपको मिला कि उनकी तरफ से प्रतिनिधि बन के आपको कहे जहाँ सीएम साहब को जाना। ये तो उनकी सहृदयता है। बिल्कुल राजेश जी, अब आप जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मंत्री आप बन चुके हैं और सरगुजा में क्लीन स्वीप भी इस वक्त भाजपा को मिला है, सबसे ज़्यादा मंत्री भी वहाँ पर हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं। 1.5 साल बाद आपको ये मौका मिला वहाँ का प्रतिनिधि या मंत्री बनने का। किस तरीके से पॉलिटिकली भी आपको लगता है कि पार्टी की ज़मीन आप मजबूत करेंगे? क्योंकि अंबिकापुर आपने जीता ज़रूर है, बहुत थोड़ा सा मार्जिन था, तो ये इसे भी आप थोड़ा चुनौती के तौर पे तो देखते होंगे। नहीं, अंबिकापुर विधानसभा की बात करूं तो मैं लखनपुर में रहता हूं, जी। जो बीच में है, हमारे विधानसभा का सेंटर है जी। इधर उदयपुर है, इधर अंबिकापुर है। तो अंबिकापुर से निकलने के बाद उदयपुर तक के लोगों के लिए बड़ा सुविधाजनक है लखनपुर आना। और प्रतिदिन मैं 7 बजे 8 बजे बाहर टेबल डाल के बैठ जाता हूँ, टेबल कुर्सी डाल के, और प्रायः सभी जगह के जिनको भी काम रहता है वहाँ पहुँचते हैं। सेकेंड टाइम मैं अंबिकापुर जाता हूँ, वहाँ सबसे ऐसी मुलाकात होती रहती है। और लगातार बीच बीच में क्षेत्र में भी कार्यक्रमों में आना जाना होता है, तो मेल मिलाप चलता रहता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। आप बहुत, हमेशा मैंने आपको जब भी देखा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और आप कई बार लोगों ने देखा कड़ी बातें या कड़ा सवाल भी लोग कर लेते हैं आपसे, तब भी आप मुस्कुराते रहते हैं। लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे उनके मंत्री, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या शौक़ हैं, क्या आपका रूटीन रहता है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खेल कूद वाला नहीं था, पढ़ने में भी औसत था। जी। सेकेंड ईयर में था, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि फाइनल नहीं पढ़ पाया। जी। सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की मैंने। मेहनती बचपन से था, बचपन से व्यवसाय के लिए, खेती के लिए काफ़ी मेहनत करता था। मैंने 8-8 घंटे ट्रैक्टर से खुद नागर जोत देता था। अच्छा। और एक महीने, उस समय हमारे पास खाद का काम था। जी। खाद बेचते थे, और उस समय सुपर फास्फेट चलता था जो बड़ी क्वांटिटी में ले जाना पड़ता था लोगों को। अब इफको आ गया तो कम ले जाना पड़ता है, 5 बोरा ले जाना पड़ता था एक बोरी इफको की जगह में। तो महीनों तक खाद के सीजन में खुद से ट्रैक्टर पहुंचा के चला कर लोगों के घर घर तक खाद पहुंचाता था। मेहनत ही शुरू से था। अभी भी आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा
जी। हम लोग को निकालनी थी, तो मैं 28-30 किलोमीटर ट्रैक्टर चला के उस यात्रा को अपने मतलब सहयोगी- खेती बाड़ी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है? हाँ, मैं लंबे काफ़ी समय खेती बाड़ी किया। बाद में मैं कुछ समय के लिए रायपुर शिफ्ट हुआ अच्छा। व्यवसाय के लिए, तो मेरे बड़े भाई खेती संभाले, तो फिर तब से वो संभाल रहे हैं, नहीं तो लगातार काफ़ी समय खेती बाड़ी किया। और शौक क्या है आपके, क्या खाली समय में करना पसंद करते हैं? कुछ न कुछ काम, काम करना पसंद। हाँ, काम करना पसंद करता हूँ खूब। परिवार में आपके कौन कौन हैं, क्या रिएक्शन थे? अब तो क्योंकि अब मुझे लगता है समय ज़्यादातर अब पब्लिक के बीच जाएगा, उनका हिस्से का भी समय अब बटेगा। हमारे पिताजी का निधन बहुत पहले हो गया था, जब मैं 12-13 साल का था, और आज जहाँ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। माता जी हैं 87-8, 5 भाई थे हम लोग। बड़े भैया का निधन हो गया, 4 भाई हैं, सभी करीब करीब एक में ही हैं। व्यवसाय अलग अलग करते जरूर हैं, परिवार अलग अलग रहता है, लेकिन आपस में हम लोगों का काफ़ी अच्छा वो है। मेरा एक बेटा एक बेटी है, बेटे की शादी हो गई है, बेटी MBA कर ली है, वाइफ हैं, सबका पूरा सहयोग रहता है। हमारी माता जी जो कि इस एज में भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, उस दिन काफ़ी लोग आए थे वहाँ, मैं तो रायपुर में था इंटरव्यू लेने, तो हम लोग को लगता था कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनका भी मैं देखा तो काफ़ी अच्छा उनका जवाब था, और उनसे हम लोग हमेशा मार्गदर्शन लेते हैं आज भी। और अगर कोई चीज़ मना कर दें, हम किसी भाइयों या परिवार में हिम्मत नहीं है कि उस काम को हम करेंगे। आज भी माता जी के इजाज़त के बिना हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। अंबिकापुर सरगुजा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपके प्रतिद्वंदी डिप्टी CM TS सिंहदेव थे। बहुत सारे चैलेंजेस भी वहाँ पर हैं, और आने वाले समय में अगर बात करें तो ख़ास तौर पे विपक्ष की भी निगाहें वहाँ पर होंगी। अब आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि 2028 के चुनाव में जब जाएंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या क्या काम आपको लगता है तब तक कर चुके होंगे और उसको लेकर आप पहुँचेंगे जनता के बीच में? देखिए, हमारे निगम क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र निगम का है हमारा, उसमें काफ़ी काम नहीं हुए थे पिछले उसमें। अभी लगातार जब से विष्णु देसाई की सरकार बनी है, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के पास वो विभाग है, लगातार हमको निगम के विकास के लिए, सड़कों के, नाली, सभी कार्यों के लिए बड़े फंड मिल रहे हैं। नालंदा जैसी हमको लाइब्रेरी मिल रही है, जिसमें हमारे बच्चों को पढ़ने का बड़ा वो रहेगा। तो निगम क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहे हैं। वैसे ही अभी हमारे अंबिकापुर से निकलने वाली, आप चूँकि खुद अंबिकापुर से जान रहे हैं, 5 सड़कों की हालत 2-2, 4-4 किलोमीटर, बाकी तो गडकरी जी के आशीर्वाद से बन गई है, लेकिन शहर के से लगी हुई 2-2 अभी उन 5 का प्राक्कलन तैयार होकर जमा हो गया है। 2-3 महीने के अंदर एक एक करके टेंडर भी हो जाएगा। आने वाले समय में ये सड़कें भी हो जाएंगी। तो अंबिकापुर का जो है, इसके अलावा एक स्टेडियम की बहुत बड़ी कमी थी। हमारे अंबिकापुर बड़ा शहर हो गया, स्टेडियम एक ही था, दूसरे स्टेडियम की भी लगभग स्वीकृति हो गई है। तो एक स्टेडियम हमको बड़ा मिल जाएगा, तो हमारे खिलाड़ी बंधुओं को, मॉर्निंग वॉकर्स को, इनको काफ़ी राहत मिलेगी। एक जो मेरे बहुत दिल के करीब है कह लीजिए, या आवश्यकता है, हर छोटे छोटे वार्डों में या एक एक वार्डों में 2-2, 3-3, 10-10, 5-5 डिसमिल शासकीय ज़मीन अगर मिल जाएगी, तो छोटे ग्राउंड, जो बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं दूरी की वजह से ग्राउंड नहीं जा पा रही जी, पहले जो होते भी थे, पहले मिल जाते थे, काफ़ी इंक्रोचमेंट वगैरह कई समस्याएं आ गई हैं। तो वो एक मेरी बहुत इच्छा है शहर में कि हर वार्ड में 1-1, 2-2, 3-3 बड़े बड़े वार्ड हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड, 10 डिसमिल मिला 10 डिसमिल का बना दिए, 20 डिसमिल मिला 20 डिसमिल, क्योंकि पालक भी बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल देते रहे हैं, तो मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा मेरी, ये तो मोदी जी ने भी कहा है कि बाहर निकले, खेलें बच्चे, हाँ, ये मेरी मोटापे बहुत से इच्छा भागें है। बचें। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का जो कमी थी, अभी लगातार हमारे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, उस समय केदार कश्यप जी के पास था जल संसाधन विभाग, लगातार मंजूरी मिली हम लोगों को, काफ़ी काम शुरू हुए हैं हमारे क्षेत्र में। तो किसानों के लिए बहुत राहत की बात रहेगी। धान खरीद केंद्र बढ़ाने की काफ़ी बात चली है, अभी कुछ खरीदी केंद्र की स्वीकृति हो गई है। जो धान का पैसा पंचायतों में मिलेगा ऐसी एक घोषणा थी, उस पर काम शुरू हो गया है। अभी 10-10 ब्लॉक में वो खुल गए हैं जहां उनको धान का महतारी बंधन या जो भी शासन की योजनाओं का है, वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 साल के अंदर हम हर प्रत्येक पंचायत में, तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो अति आवश्यक थी वो हमारे यहाँ हो जाएंगी, पूरे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हम लोगों का भविष्य भी अच्छा थोड़ा रहेगा। सुरक्षित हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश जी आपका, आप मंत्री बने हैं और उम्मीद है अगली बार जब आपसे ऐसी बातचीत होगी तो बहुत कुछ जो आप विज़न बता रहे हैं आपके पास बताने के लिए होगा कि कहाँ तक आप कितना काम वहाँ पर कर पाए हैं, कितने सफल हो पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे नए मंत्री बने राजेश अग्रवाल जी। बहुत सारा विज़न है, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि क्या कुछ करना है। सरगुजा से आते हैं, वहाँ क्या करना है, प्रदेश भर में कैसे टूरिज़्म का नक्शा बदलना है, क्या कुछ करना है, और बहुत सारे संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़े हैं। और साथ साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी उनकी बड़ी धमाकेदार हुई है, वैसी धमाकेदार मंत्रिमंडल में भी उनकी एंट्री हुई है। बहुत सारी उनकी शुभकामनाएं। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।